Good morning to all of you. रोमांटिक हिस्टोरिकल स्टोरीज के 8वें सेगमेंट में हम लोग दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शासिका रानी रुद्रमा देवी के बारे में चर्चा करेंगे। रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश की महत्वपूर्ण शासिका थी, जो हालांकि शासक के रूप में गद्दी पर बैठती हैं और उन्होंने अपना नाम रुद्रमा देवी से रुद्रदेव रख लिया था और जिनके अभिलेखों में और जो अन्य समकालीन जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज में भी उनको राजा रुद्रदेव के नाम से ही संबोधित किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। दक्षिण भारतीय राजवंशों में सल्तनत काल के समकालीन दक्षिण भारत में काकतीय वंश या वारंगल वंश महत्वपूर्ण वंश था, जिस वंश की स्थापना कहा जाता है कि सर्वप्रथम हनुमान कोंडा ने किया था। तो सर्वप्रथम इस वंश की स्थापना किया था हनुमान कोंडा ने। यद्यपि इस वंश का जो सबसे प्रमुख और पहला स्वतंत्र शासक हैं वे राजा रुद्रदेव हैं, तो इसीलिए राजा रुद्रदेव प्रथम को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काकतीय वंश मुख्यतः गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में था। तो दक्कन के क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में एक राज्य स्थापित है जिसे आप काकतीय वंश जानते हैं। काकतियों ने लगभग वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र में, थोड़े पार्ट में आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कुछ पार्ट में पूर्वी कर्नाटक और कुछ पार्ट जो है दक्षिणी कर्नाटक के इन क्षेत्रों में को मिलाकर एक विस्तृत एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आर्थिक संसाधन की दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा ही विकसित था। यहीं से आपको पता चलेगा कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो वारंगल की खान से प्राप्त हुआ था। और यह जो है आपको वहाँ से राजा जो उस समय थे रुद्र प्रताप या प्रताप रुद्रदेव उन्होंने ही रुद्र प्रताप द्वितीय प्रताप रुद्रदेव उन्होंने ही मलिक काफूर को भेंट कर दिया था। और मलिक काफूर से वो आ गया था दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब आगे धीरे धीरे विजिट करता हुआ यह आपका अफगानिस्तान से घूमता हुआ पंजाब आता है और पंजाब से होकर फिर चला जाता है लंदन में। ठीक है, तो आपका ये था कोहिनूर हीरा का इतिहास भी चर्चा करेंगे आगे। ओके, ठीक है। तो इन्हीं क्षेत्रों में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना है जिसे आप कहते हैं काकतीय वंश। तो काकतीय वंश के संस्थापक तो हनुमान कोंडा थे, लेकिन इसका वास्तविक जो प्रथम संस्थापक शासक माना जाता है, वास्तविक और प्रथम स्वतंत्र शासक हुए थे राजा रुद्रदेव। इस वंश में अन्य प्रमुख राजा हुए जो बहुत महान हुए वे थे राजा गणपत देव जिन्होंने लगभग 63 वर्ष शासन किया था, 1199 से लेकर 1262 तक। ठीक है, इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वह थी ओरगल्लू जो होता है, इसी को बाद में परिवर्तित करके दूसरी राजधानी बन गई जिसे कहते हैं आप वारंगल। तो पहले ओरगल्लू फिर हो गया वारंगल। ठीक है, गणपत देव जो थे इनको कोई भी पुत्र नहीं था, इनकी केवल 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री थी रुद्रमा, दूसरी थी जन्मता देवी। तो रुद्रमा जो थी वह हमेशा अपने पिता के इस तकलीफ को समझी और उसने अपने आप को एक पुरुष शासक के रूप में अपने आप को शुरू से ही ढालना शुरू कर दिया और शुरू से लेकर अंतिम तक वह एक शासक के रूप में, एक पुरुष शासक के रूप में ही अपने आप को परिवर्तित करने में पूरी तरह सफल भी रही। तो ये राजा रुद्रदेव के नाम से जानी गई। आते हैं, चर्चा करते हैं फिर आगे चल के हम देखते हैं कि जब रानी रुद्रमा देवी आई, क्योंकि लगभग 1260 के आसपास से ही राजा रुद्रदेव, मतलब जिसे आप रुद्रमा देवी कहते हैं, वे अपने पिता के साथ सहशासक के रूप में, ठीक है, तो यह सहशासक के रूप में इन्होंने शासन कार्य में भाग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शासकत्व के जो गुण हैं वे उनमें सब आ गए। और इसके बाद पिता की मृत्यु के पश्चात
लगभग सत्ता जो है वह पूरी तरह से रानी रुद्रमा देवी के हाथ में आ गई, जिसके बारे में कहा था कि लगभग रानी रुद्रमा देवी ने 1262 से लेकर 1290 तक शासन किया है। ये तो कहीं कहीं मिलता है कि 1295 तक, ठीक है। तो 1290 से तक लगभग शासन उन्होंने किया और इसमें उन्होंने लगातार अपने राज्य को संरक्षित किया, राज्य का विकास किया, बहुत सारे युद्ध किए, उसके बाद उन्होंने कई विद्रोहों को दबाया। तो एक सफल शासक के रूप में रानी रुद्रमा देवी जो हैं वे जानी जाती है। तो एक सफल शासक के रूप में हम इनको देखते हैं। आगे देखते हैं, जहाँ तक रुद्रमा देवी के इतिहास की बात है तो हम पाते हैं कि इनके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको समकालीन बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तो देते ही हैं। जैसे आपका एक हुआ दुर्गी शिलालेख मिला है, यहीं से मलकापुर से मिला है, पालीकिटु से शिलालेख हमको प्राप्त होता है, साथ ही साथ बीदर से शिलालेख मिला है जिसे विदर्भ के क्षेत्र से प्राप्त होता है। हाँ, इसी तरह आपका यहाँ पे है अन्य अभिलेख है, पोर्टुगल्लू लेख है, येलेश्वर लेख है। तो इन अभिलेखों से भी हमको कई बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मिलती है। लेकिन एक अन्य ऑथेंटिक महत्वपूर्ण सोर्स है, दैट इज नोन एज द फॉरेन अकाउंट्स एंड इट इज रिलेटेड टू मार्को पोलो। this is the very authentic source. Also Marco Polo was a very famous traveler of Europe. Initially he was related to Venice of Italy. तो वह इटली का एक महत्वपूर्ण यात्री था और इटली का व्यक्ति था जिसने आगे चल के अपनी यात्रा जो है उन्होंने वह मार्को पोलो प्रथम व्यक्ति है जिसने यूरोप को चाइना और मध्य एशियाई देशों से परिचित कराया, ठीक है। सेंट्रल एशिया और चाइना से परिचित कराने वाला जो श्रेय दिया था मार्को पोलो को जाता है। यह वेनिस व्यापारी था जिसका जन्म 1254 में हुआ है और यह लगभग 1272 में भारत की यात्रा करता है, भारत पहुंचता है। इसके बाद वह चाइना भी जाता है और 1292 में लगभग यह भारत में कोरोमंडल तट पे पहुंचा है, ठीक है। और इसने अपनी यात्रा जो शुरू की थी वो शुरू किया था इन्होंने कहाँ से, लाई आसुस से। 1272 यात्रा शुरू किया था, लाई आसुस बंदरगाह से शुरू किया था, भारत के कोरोमंडल तट पे यह पहुंचा था। कोरोमंडल तट जो आपका है यह तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के पास, ठीक है। तो इसका विस्तार है, ओके। तो मार्को पोलो ने जो अपनी यात्रा वृतांत दिया, मार्को पोलो 17 वर्ष तक आगे चल के वहाँ रहा है, क्या बोलते हैं, चाइना में रहा है। और चाइना में उस समय थे कुबलई खान से ने इनका बड़ा स्वागत किया था। चाइना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसने दिया है, ठीक है। और इसने जो अपना यात्रा वृतांत दिया है उसका इटालियन जो नाम है उसको कहते हैं द मिलियन, ठीक है। द मिलियन उनका नाम है और जिसे बोलते हैं एल मिलियन। और इसे फ्रेंच नाम है इसका, आपका फ्रेंच में इसे कहते हैं बुक्स ऑफ द मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड, बुक्स ऑफ द मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड इसका नाम है। और इसी को प्राय कहते हैं द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, इसी का मूलतः आपका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो मार्को पोलो के संदर्भ में हमको यहाँ जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि मार्को पोलो अपने अंतिम समय में कहता है कि मैंने जो कुछ भी देखा उसका आधा भी नहीं लिखा है, मैंने जो कुछ भी देखा उसका आधा भी नहीं लिखा है। और मार्को पोलो जिस समय आता है उसमें काकतीय वंश में रानी रुद्रमा देवी का शासन था। रानी रुद्रमा देवी के बारे में उसने महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, उनके त्याग, समर्पण, उनके अदम्य साहस, उत्साह और उनके साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मार्को पोलो से प्राप्त होती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। रानी रुद्रमा देवी जो हैं जिन्होंने पहले पिता के साथ सह शासन के रूप में शुरू किया, धीरे धीरे स्वतंत्र शासक बन गई और स्वतंत्र शासक बनने के बाद इसने राज्य के विस्तार आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमको यहाँ से रानी रुद्रमा देवी के जो गुरु थे उनका नाम है शिव देवैया, उनके गुरु का नाम है शिव देवैया। ये रानी रुद्रमा देवी के गुरु थे, इनका नाम है। कहा जाता है कि राज्यारोहण से पूर्व रानी रुद्रमा देवी ने कई बार राज्य का भ्रमण किया, तीर्थस्थलों का भ्रमण किया और
जनता जनमानस के बारे में सामान्य जानकारी, राज्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसका उल्लेख हमको पोर्टुगल्लू शिलालेख और येलेश्वर शिलालेख से मिलता है। यह करीबपुर से प्राप्त हुआ है, तो पोर्टुगल्लू शिलालेख और येलेश्वर शिलालेख से पता चलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे पता चलता है कि रानी रुद्रमा देवी ने बाद में चलकर इन्होंने चालुक्य वंश में एक शासक थे, निदादावालु के शासक थे, निदादावालु के शासक थे जिनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र से इन्होंने विवाह कर लिया था और इनकी 2 पुत्रियां हुई थी, एक थी मुम्मदम्मा और दूसरी थी आपके रुयम्मा। एक और कही जाती है पुत्री थी इनकी शायद, उनका भी नाम था रुद्रमा। ठीक है, तो 2 तो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, एक थी मुम्मदम्मा और दूसरी रुयम्मा। जो मुम्मदम्मा थी, इनका विवाह हुआ था महादेव से और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव इन्हीं का नाम था और इसी को आगे चलकर रानी रुद्रमा देवी ने गोद ले लिया था और इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिसे 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया मलिक काफूर को भेजकर, तब इसने पराजित किया और इसी ने आपके गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा निकला था, यह मलिक काफूर को भेज दिया था और मलिक काफूर ने वह हीरा दिल्ली सल्तनत में भेज दिया था, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया। और आगे चल के इसी प्रतापरुद्र देव को लगभग 1321-22 के आसपास इन्हें तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक ने पराजित किया और संभवतः उसी युद्ध में मारे गए और उसके बाद वारंगल को पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इतिहास। रानी रुद्रमा देवी की बात करते हैं तो रानी रुद्रमा देवी कहा गया कि इन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कई युद्ध किए। इन्होंने पांड्य राज्य के आक्रमण से साम्राज्य को बचाया, तो पांड्यों ने इन पे आक्रमण किया क्योंकि एक महिला जानकर भी लोगों ने लगातार साम्राज्य को हस्तगत करने का प्रयास किया। इनमें हमको जानकारी मिलती है कि एक तो पांड्यों ने आक्रमण किया था, जिसको सफलतापूर्वक रानी रुद्रमा देवी ने दबा दिया था। दूसरा हमको पता चलता है कि इन्हीं के समय हरिहर देव और मुरारी देव ने भी विद्रोह किया था, इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। हरिहर देव प्लस मुरारी देव ने विद्रोह किया था, इस विद्रोह को भी रानी रुद्रमा देवी ने दबा दिया था। और कहा था कि इसी समय सेवना के शासक थे, सेवना के शासक थे महादेव। ठीक है, सेवना के शासक थे महादेव, इनको भी इन्होंने पराजित किया था। और कहा यहाँ तो मिलता है कि विदर्भ शिलालेख में कहा गया है कि जब सेवना के राजा महादेव, ठीक है, आक्रमण करके वारंगल आए तो, ठीक है, तो रुद्रमा देवी ने देवगिरी में इन्हें पराजित कर दिया और इनको पराजित करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी राय गज केसरी। ये राय गज केसरी रानी रुद्रमा देवी की उपाधि, इसका मतलब होता है हाथी राजाओं पर शेर। हाथी राजाओं पर शेर जो उनके सेवना के राजा के ऊपर विजय को दर्शाता है। एक उन्होंने और उपाधि धारण थी जिसका नाम है काकतीय राज्य संपत्ति अस्ताना चारयलू। इसका मतलब होता है काकतीय राज्य का संस्थापक। ठीक है, काकतीय राज्य का संस्थापक होता है या काकतीय के महान साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण उपाधियां रानी रुद्रमा देवी को हमको प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के समय में कायस्थ राजा थे अंबादेव ने भी आक्रमण किया था और संभवतः देव को भी इन्होंने पराजित किया था। लेकिन कुछ कथानक तो ये भी कहते हैं कि कालांतर में हो सकता है कि अंबादेव से ही कोई अन्य युद्ध होते हुए उसी युद्ध में रानी रुद्रमा देवी की मृत्यु भी हो गई थी। ओके, तो और वर्तमान शोध कहते हैं कि रानी रुद्रमा देवी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपका चंदुक तला में। वो जो मृत्यु हुई थी इनकी कहाँ हुई थी? चंदुक तला में। ओके, तो इनकी मृत्यु हुई थी चंदुक तला में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कुल मिला के
हम ये कह सकते हैं कि रानी रुद्रमा देवी जो थी यह भारतीय महान शासकों में से एक थी। और ठीक है, और इस जो चंदू तला है इसे कहीं कहीं चंदू पतला गांव भी कहते हैं, चंदू पतला, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, चंदू तला या चंदू पतला, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के रानी रुद्रमा देवी ने एक महिला होते हुए भी उस समय इतने बड़े साम्राज्य को अछूत रखा, साम्राज्य को सेफगार्ड किया, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया, उसका एक्सपेंशन किया, साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान किया, सेफगार्डिंग किया। तो कुल जो इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। और इसी से भारतीय महिला शासिकाओं के संदर्भ में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाएं जो थी वह शासन सत्ता को भी सुचारू रूप से संपादित करने में, चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, ठीक है। और कहा था कि वारंगल में एक स्वयंभू मंदिर था, उस पर इन्होंने रंगमंडल भी बनवाया था। वारंगल के स्वयंभू मंदिर पे इन्होंने एक रंग मंडल बनवाया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको रानी रुद्रमा देवी और काकतीय वंश के इतिहास के संदर्भ में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ओके, चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।